नमस्कार साथियों, असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज का आज तीसरा पेपर आयोजित करवाया गया और इस पेपर का जो व्याख्या है, पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए और उन प्रश्नों के सही उत्तर क्या होंगे, उन सभी प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। साथियों, असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर थर्ड जीके पेपर की यह टेस्ट सीरीज है। आज 16 जुलाई 2023 को इसका तीसरा पेपर आयोजित करवाया गया। इस पेपर में जो लेवल था वो थोड़ा अप स्टैंडर्ड था, ताकि जिसका उद्देश्य हमारा ये था कि आप लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके और उसके माध्यम से आप एक अच्छी प्रॉपर तैयारी यदि कर पाएंगे तो आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन हो पाएगा। तो आज के प्रश्न पत्र के हल को शुरू करें उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारी टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि उसके कुछ वजह हैं। आप एक बार भी यदि हमारे टेस्ट सीरीज को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको ऐसे महसूस होगा कि इसमें बहुत अच्छे से तैयारी की गई है और जो फैक्ट दिए जाते हैं साथियों, उन फैक्ट में निश्चित रूप से आपके प्रश्न भिड़ेंगे। जैसे कि आप लोगों के सहयोग से पिछली बार 100 में से 79 क्वेश्चन, मतलब 79 प्रश्न जो है हमारे टेस्ट सीरीज में से मिले, जो आप लोगों ने ही हम लोगों को बताया, जिसके बाद में हम मिलाए, तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा था पिछली बार। और इस बार भी ईश्वर ने चाहा तो आप लोगों के सहयोग से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स हमारे टेस्ट सीरीज में रहने वाला है, क्योंकि हमारी जो 20 लोगों की टीम है वो बहुत मेहनत से आपके लिए प्रश्न पत्र बना के लाती है। तो पहले प्रश्न पर विचार करते हैं। राजस्थान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर 4 स्टेटमेंट हैं। उन चारों स्टेटमेंट्स में कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, यह आपको बताना है। देखिए, पहला है राजस्थान की पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की लंबाई में 43 किलोमीटर का अंतर है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो है इनके अंतर जो है वो 43 है। ये बिल्कुल सही बात है। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। राजस्थान में जोतों का आकार, जो कृषि जोत हैं उनका आकार 2.73 हेक्टेयर है। ये भी स्टेटमेंट सही है। अर्थात एक प्रश्न में, एक विकल्प में एक प्रश्न आपके निकल के आ रहा है। राजस्थान में कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 24.90% है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और राजस्थान में कुल जनसंख्या में एससी का प्रतिशत 17.82 है। ये भी सही है। इसका मतलब उपरोक्त सभी कथन आपके सही हैं। 4 नंबर का विकल्प आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर 43 किलोमीटर का जो मैंने आपको अंतर बताया वो किस वजह से है, ये आपकी व्याख्या में मिल जाएगा। 869 माइनस 826 बराबर 43 किलोमीटर। 826 पूर्व से पश्चिम है और 869 पूर्व से पश्चिम है और उत्तर से दक्षिण जो है वो 826 किलोमीटर लंबाई है। जोतों का औसत आकार 2.73 है, वो आपको पता है। और एससी का जो प्रतिशत है वो 17.82 है। ये भी सही है। तो पहला प्रश्न इस प्रकार पूरा होता है। प्रत्येक विकल्प से आपके लिए एक अलग से प्रश्न बन के तैयार हो रहा है और यही हमारी टेस्ट सीरीज की विशेषता है। आज का दूसरा प्रश्न, राजस्थान के प्रमुख जलप्रपातों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है। इस प्रश्न में आज तक के जितने भी जलप्रपात राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है इसकी किसी परीक्षा में या अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की किसी परीक्षा में यदि कोई प्रश्न पूछा है तो ये जलप्रपात से संबंधित, तो सभी प्रश्नों को एक करके आपकी व्याख्या में डाल दिया गया है। देखिए, पहला विकल्प है भीलबेरी जलप्रपात, बांडी नदी, भरतपुर। थोड़ी देर के लिए इसको होल्ड पे रखो। दूसरा जो विकल्प है चूलिया जलप्रपात है, चंबल नदी पर है और चित्तौड़गढ़ में है। बिल्कुल सही है। तीसरा विकल्प है मेनाल जलप्रपात है, मेनाल नदी पर है और भीलवाड़ा में है। ये भी स्टेटमेंट सही है। चौथा विकल्प है भीमलत जलप्रपात है,
मांगली नदी पर है और बूंदी में है, ये भी सही है। अर्थात ये तीनों स्टेटमेंट साथियों आपके बिल्कुल सही हैं। और पहला विकल्प जो है भीलबेरी जलप्रपात बांडी नदी पर तो है, लेकिन ये भरतपुर में नहीं है, ये पाली जिले में है साथियों। और ये जो है ये आपका विकल्प नंबर 4 जो है, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो व्याख्या वाला पार्ट है वो आपको पीडीएफ में प्रॉपर मिल रहा है। जिन अभ्यर्थियों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है उनको पीडीएफ मिल जाती है, ताकि वो प्रिंट निकाल के उसको परीक्षा के टाइम में अच्छे से तैयार कर सकें। साथियों राज्य में केवल 8 प्रमुख जलप्रपात हैं जिनके बारे में लोक सेवा आयोग या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पूछा है। तो 3 जलप्रपात ऊपर वाले हो गए और 5 जलप्रपात इधर हैं आपके बाड़ी धौलपुर में दामोह जलप्रपात है, जोधपुर में अरना झरना जलप्रपात है। एक बार पूछा गया था कि अरना झरना शुष्क जलप्रपात निम्नलिखित में से किस जिले में है, तो अरना झरना शुष्क जलप्रपात आपके जोधपुर में है। एक बेरी गंगा जलप्रपात भी है आपका जोधपुर में। तो इस प्रकार ये कुल 8 जलप्रपात आपको अच्छे से याद रखना है। जलप्रपात से संबंधित और कोई भी प्रश्न हमारी आगे आने वाली 17 टेस्ट सीरीजों में से आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पॉइंट जलप्रपातों का सारा यहीं पे क्लियर हो गया है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी 3 विकल्प आपके सही हैं, एक कथन आपका गलत है। गलत कथन को आपको छांटना है। देखिए पहला विकल्प है पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। बिल्कुल सही है, पाकिस्तान के 9 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। दूसरा विकल्प है राजस्थान से सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा मध्य प्रदेश बनाता है। बिल्कुल सही है, सबसे ज़्यादा सीमा मध्य प्रदेश के साथ मिलती है। बाड़मेर के नक्शे की आकृति लगभग भारत जैसी है, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। फिर है आपके अजमेर के नक्शे की आकृति लगभग ऑस्ट्रेलिया के समान है। तो ये विकल्प चौथा नंबर का विकल्प साथियों आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अजमेर की आकृति ऑस्ट्रेलिया के समान नहीं है। तो किसके समान है वो आपको पीडीएफ में देखने को मिलेगा। साथियों आज तक की जो सारे पेपर्स को मैंने अलग अलग देखा है, पूरी टीम ने देखा है, हमारे लगभग जो है ना टेक्निकल टीम के अलावा 18 लोगों की टीम है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, जो राजस्थान की जो अधीनस्थ और प्रॉपर सेवाएं हैं आरईएस की, उसके अभ्यर्थी हमारे से जुड़े हुए हैं। तो वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलाने वाली हमारी टेस्ट सीरीज में बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद में एक एक प्रश्न का चयन आप लोगों के साथ के लिए करते हैं, ताकि आपको एक ही जगह सारा कंटेंट मिल जाए। ये जो प्रश्न है आपका किसी भी जिले की आकृति को पूछने वाला, तो राजस्थान में केवल 13 जिले ऐसे हैं जिनकी आकृति के बारे में अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ये सारे जिले जो हैं वो यहाँ पर बता दिए गए हैं। जैसे सीकर का आकार अर्धचंद्राकार है, जोधपुर का आकार मोर के समान है, टोंक की आकृति पतंगाकार है, अजमेर की आकृति जो है वो त्रिभुजाकार है, चित्तौड़गढ़ जिले की आकृति घोड़े के नाल के समान है, इसके अलावा उदयपुर की ऑस्ट्रेलिया के समान है। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर प्रश्न था अजमेर के नक्शे पर आकृति लगभग ऑस्ट्रेलिया के समान है, तो अजमेर की आकृति तो त्रिभुजाकार है और उदयपुर की आकृति जो है वो ऑस्ट्रेलिया के समान है। तो जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तब आपके प्रश्न को गलत होने की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाएगी। एक बार प्रश्न पूछा कि निम्न में से किसका आकार आयताकार है, तो वो भीलवाड़ा है। जालोर जिले का आकार व्हेल मछली के समान है, तो राजसमंद जिले की आकृति तिलक के समान है। जैसलमेर 7 भुजाओं का बना हुआ एक बहुभुज के समान लगता है। वहीं भरतपुर जिले की आकृति गिलहरी के समान है। हनुमानगढ़ की आकृति एल अक्षर के समान है और दौसा जिले की आकृति धनुष के समान है। तो यदि किसी भी परीक्षा में कोई प्रश्न पूछता है किसी जिले की आकृति को लेके, तो आपको यहाँ पर सारे संदेह यहाँ पर मिटा दिए गए हैं। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं।
राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्रों के बारे में असत्य कथन का चयन आपको करना है। राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्रों के बारे में असत्य कथन का चयन करना है आपको। तो देखिए, राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र अजमेर तबीजी अजमेर में है, स्टेटमेंट सही है। राजकीय सुकर फार्म यानी स्वरों को का फार्म है जो राजकीय है, सरकार चलाती है, वो अलवर में है, बिल्कुल सही है। तीसरा जो है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान अभिकानगर मालपुरा टोंक में है, ये भी सही है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी सीपेट जोधपुर में नहीं है, ये आपका जयपुर में है। साथियों, ये आपका चौथे नंबर का विकल्प सही आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में जो अनुसंधान केंद्र हैं वो 10 हैं जिनके बारे में बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। उन 10 अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्रों को एक साथ यहाँ पर आपके सामने समक्ष प्रस्तुत कर दिए। अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ है, MSME संस्थान कहाँ है, मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो कहाँ है, ये प्रश्न पूछे हुए हैं साथियों अलग अलग परीक्षाओं में। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर के बारे में तो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो राजस्थान में जो 10 अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र हैं जिनके बारे में राजस्थान लोक सेवा आयोग या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछे हैं, सबको एक जगह करके आपके समक्ष ये प्रस्तुत कर दिए हैं ताकि आपको अलग अलग जगह भटकने की आवश्यकता नहीं पड़े। और हमारी टेस्ट सीरीज की यही विशेषता है कि आप लोगों को एक प्रश्न में केवल एक प्रश्न तैयार न करके उससे संबंधित आसपास के जितने भी उसके फैक्ट हैं उसकी व्याख्या में डाल देते हैं ताकि आप लोगों को कतई समस्या नहीं आए और आपको कोई एक्स्ट्रा कंटेंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़े। साथियों, मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि आप यदि हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो उस टेस्ट सीरीज के एक एक प्रश्न में आपको जान लगेगी। आपको हर एक प्रश्न में ये महसूस होगा कि ये प्रश्न जो है वो परीक्षा में आने लायक है। और ऑनेस्टली मैं आपको बता दूं कि मैं खुद व्यक्तिगत रूप से इन प्रश्नों का जब प्रूफ रीडिंग करता हूं तब मुझे मेरी टीम पर पूरा गर्व होता है कि वो लोग इतने अच्छे प्रश्न ढूंढ के आपके लिए लेके आते हैं ताकि परीक्षा में आपको बहुत अच्छा सहयोग मिल सके और ये परीक्षा में आपके लिए रामबाण औषधि के समान काम करेगी। साथियों, 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन सर्वप्रथम किसने किया था? तो बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है ये प्रश्न। M.A. हेरोन नामक के विद्वान ऐसे हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। M.A. हेरोन ने प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन सबसे पहले किया था। 6ठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान की प्रमुख नीतियों का कौन सा युग्म असंगत है? चयन कीजिए। देखिए, राजस्थान की सौर ऊर्जा नीति 2019 में जारी हुई थी, बिल्कुल सही है। साथियों, जो अभी एक प्रश्न आएगा शायद 50वां या 51वां प्रश्न है, राजस्थान में सौर ऊर्जा के परिप्रेक्ष्य में वो प्रश्न बनाया गया है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अब की बार प्रधानमंत्री कुसुम योजना में राजस्थान ने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है और कर्नाटक को हराकर कर्नाटक को पछाड़कर जो दूसरे स्थान पर राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में था। नवंबर 2022 के बाद राजस्थान जो है वो प्रथम स्थान पर आ गया है। तो वर्तमान में सौर ऊर्जा जो सौर ऊर्जा का जो बिंदु है उसमें निश्चित रूप से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। और 50वां या 51वां प्रश्न ऐसा आएगा जिसमें सौर ऊर्जा से संबंधित जो फैक्ट वर्तमान में महत्वपूर्ण बन रहे हैं वो सारे आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। 6ठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। 6ठे प्रश्न में नीतियों से संबंधित असंगत युग्म को आपको छांटना है। राजस्थान की सौर ऊर्जा नीति 2019 में जारी हुई थी, बिल्कुल सही कथन है।
राजस्थान पवन और हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 में जारी हुई थी, ये भी सही है। राजस्थान इथेनॉल प्रोडक्शन नीति 2021 में जारी की गई थी, ये भी सही है। लेकिन राजस्थान हस्तशिल्प नीति का संबंध 2023 से नहीं है, 2022 में इस नीति की घोषणा की गई थी, इसलिए विकल्प नंबर 4 आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आज तक 9 नीतियों के बारे में पूछा है अलग अलग परीक्षाओं में, और वो 9 की 9 नीतियां यहाँ पे नीचे दे दी गई हैं कि कब, तारीख सहित ये नीतियों के बारे में मैंने बताने की कोशिश की है, ताकि आपको एक ही जगह सारा कंटेंट मिल जाए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7वां प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से जुरासिक युग की चट्टानें किन जिलों में पाई जाती हैं? साथियों, राजस्थान में जुरासिक युग की चट्टानें केवल 2 जिलों में पाई जाती हैं। एक आपका जैसलमेर है और एक आपका बाड़मेर है। जैसलमेर और बाड़मेर ही 2 एकमात्र ऐसे जिले हैं जहां पर जुरासिक युग की चट्टानें मिली हैं। तो आपका 1 नंबर का विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। यहां पर एक बार प्रश्न पूछा गया था कि स्तरशैल विद्या के प्रेरणता कौन है, तो यहाँ पर ये व्याख्या में मैंने यहाँ पर देने की कोशिश की है। टीम ने बहुत अच्छे प्रश्न का चयन किया है। विलियम स्मिथ को स्तरशैल विद्या का प्रेरणता कहा गया है। 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। इससे पहले 8वें प्रश्न की तरफ मैं आऊँ, साथियों, यदि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर आप एक बार लाइक करें। हमारी टीम इतनी मेहनत करती है आप लोगों के लिए, ताकि आपको अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह मिल सके, तो कम से कम लाइक करके एक बार शेयर कर दें, तो यही हमारे लिए आपके द्वारा दी गई गुरु दक्षिणा होगी। तो यदि आपको कंटेंट ठीक लगे तो आपका कुछ जाता नहीं है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए साथियों, ताकि और लोगों की रीच में ये पहुंचे, और हमारा जो टीम है, हमारी पूरी टीम है जो रात दिन आपके लिए मेहनत करती है, अच्छे अच्छे प्रश्नों का सिलेक्शन करती है, तो उसको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से राज्य की कौन सी एक भूगर्भीय मीठे जल की धार पेटी है जहां सेवन घास बहुतायत में उगती है? तो साथियों, सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न का सिलेक्शन किया गया है। लाठी सीरीज क्षेत्र आपका आंसर होगा। अब यहां पर 4 विकल्प हैं। लाठी सीरीज क्या है, धरियन क्या है, कुबड़ पट्टी क्या है और खैराड़ क्या है? तो साथियों, ये चारों विकल्पों से भी एक एक प्रश्न आपके यहाँ पर बनते हैं। तो यहाँ देखिए आप, लाठी सीरीज जैसलमेर में पोखरण पे महेंद्रगढ़ तक की पाकिस्तान सीमा के सारे एक भूगर्भीय मीठे जल की पट्टी है साथियों। धरियन क्या है, ये जैसलमेर में पाई जाती हैं, बालूका स्तूप हैं, और वहाँ पर जनसंख्या शून्य, लगभग जनसंख्या न के बराबर वहाँ रहती है। कुबड़ पट्टी आपके फ्लोराइड से संबंधित है और नागौर जिले की एक समस्या है, जहाँ पर बहुत सारे लोग कुबड़े पैदा होते हैं। खैराड़ जो है वो भीलवाड़ा क्षेत्र में, भीलवाड़ा जिले और टोंक जिले का वह भूभाग है जहाँ बनास बेसिन में स्थित है, ये उसको खैराड़ कहते हैं। तो एक प्रश्न से 5 प्रश्न आपके यहाँ पर तैयार होते हैं, और यही हमारी टेस्ट सीरीज की विशेषता होती है कि एक प्रश्न का मतलब लगभग 5 से 7 प्रश्न आपके तैयार हों, ताकि आपको परीक्षा में महत्वपूर्ण सहयोग इनसे मिल सके। साथियों, यदि आप इस हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो, और हमारी टेस्ट सीरीज से आप जुड़ना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी सभी सोशल नेटवर्क साइट्स के लिंक मिल जाएंगे। यदि आप व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। यदि हमारी फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा। यदि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वो लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप किसी भी माध्यम से हमारे से वार्तालाप करना चाहते हैं, हमारे से किसी प्रकार का सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। 90वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा जिला शामिल होता है? तो राजस्थान के बांगड़ प्रदेश में जो है राजसमंद जिला आपका इसमें शामिल होगा। सीकर, चूरू और झुंझुनू आपका शेखावटी क्षेत्र के जिले हैं। ये तीनों जिले हैं आपके शेखावटी क्षेत्र के, ये शेखावाटी के हैं।
और ये राजसमंद आपका बांगड़ क्षेत्र का जिला है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बांगड़ जो क्षेत्र है उसको 4 भागों में बांटा गया है, लूणी बेसिन, नागौर उच्च भूमि, घग्गर का मैदान और शेखावटी का क्षेत्र। तो यहाँ पर आपको ये PDF मिल ही जाएगी, तो उसको आप आराम से इत्मीनान से स्टडी कर लीजिएगा। 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीचे राजस्थान के कुछ कंजर्वेशन रिजर्व की सूची दी गई है। कंजर्वेशन रिजर्व से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं साथियों कि परीक्षा में कंजर्वेशन रिजर्व जो 25 है, वर्तमान में 25 हो गए हैं, उसमें निश्चित रूप से यदि मैं अपने दृष्टिकोण से बताऊं तो निश्चित रूप से कंजर्वेशन रिजर्व से एक प्रश्न आपके GK पेपर 3rd में पूछेगा। उसकी वजह है जो आपकी व्याख्या में दे रखी है, और यदि पूछेगा तो ये 4 जो विकल्प दिए हैं मैंने, वो कंटेम्पररी इश्यू में सुर्खियों में रहे हैं। राजस्थान पत्रिका, राजस्थान पत्रिका के साथ भास्कर है, दैनिक नवज्योति है। इन पेपर्स में आप लगातार यदि पढ़ रहे हैं तो राजस्थान के आमागढ़ कंजर्वेशन रिजर्व, रोटू नागौर, रणखार, जालोर तो बहुत ज़्यादा चर्चित रहे हैं। और यदि प्रश्न पूछने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है तो संख्या पूछ सकता है कि वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने कंजर्वेशन रिजर्व हैं। 25 हैं, आपको यह ध्यान रखना है। या पूछ सकता है कि आमागढ़ कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है, या रोटू कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है, या रणखार कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले से संबंध रखता है। तो जो महत्वपूर्ण 3-4 जो विकल्प बन सकते हैं, मैंने यहाँ पे विकल्प में ही दे दिया है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर असंगत युग्म को छांटना है। वाड़ा देखिए रोटू नागौर में है, बिल्कुल सही है। आमागढ़ कंजर्वेशन रिजर्व झालाना जयपुर में है, ये भी सही है। रणखार जो है वो जालोर में है, ये भी सही है। वाड़ा खेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व प्रतापगढ़ में नहीं है साथियों। यही आपका सही आंसर हो जाएगा, 4 नंबर का विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए टोटल कितने हैं यहां पर दे दिए हैं, ठीक है। वाड़ाखेड़ा जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो प्रतापगढ़ में नहीं है, सिरोही में है। रणखार जालोर में है, जो 2022 में बना था। मैंने आपको बताया था अभी कि रणखार जो जालोर में है उसके बारे में पूछा जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि झालाना आमागढ़ जयपुर को कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है हाल ही में, उसके बारे में पूछ सकता है। या भीलवाड़ा में जो रिजर्व है हमीरगढ़, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। 25 के 25 कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में यहाँ पर व्याख्या में दे दिया गया है। देखिए 11वां प्रश्न, राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर और स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना दोनों का हिस्सा है, ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग, राजस्थान का राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो आपको ध्यान होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। NH-76 जो है वो ऐसा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में भी है और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में भी है। NH-76 के बारे में कुछ चीज़ें आपको और ध्यान रखनी है, क्योंकि तो उत्तर प्रदेश से की प्रयाग नगरी से राजस्थान के पिंडवाड़ा जो सिरोही में है उसको जोड़ता है, और यह राजमार्ग कुल 1007 किलोमीटर लंबा है और राजस्थान में उदयपुर, कोटा और शिवपुरी और झांसी, बांदा आदि प्रमुख स्थानों से गुजरता है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से बालसन किससे संबंधित है? हिमानीकृत स्थलाकृति नहीं, कासठ स्थलाकृति नहीं, शुष्क स्थलाकृति, क्योंकि ये मरुस्थल में पाई जाने वाली कलाकृति है बालसन, तो शुष्क स्थलाकृति आप इसके सही आंसर मार्क कर सकते हैं। 3 नंबर का विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में 2 पर्वतों के बीच जो झील होती है उसको बालसन कहा जाता है। 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उसकी ऊंचाई के अनुसार क्रम में सही क्रम दर्शाता है?
देखिए, सबसे पहले टाटगढ़ है, फिर खो है, फिर बिलाली है, फिर रोजा भागर है। तो सबसे इन जो चार विकल्प यहाँ पर दे रखे हैं, उन चारों विकल्पों में सबसे जो ऊंची चोटी है वो टाटगढ़ है, फिर खो है, फिर बिलाली है, फिर रोजा भाकर है। इसका मतलब पहले नंबर का विकल्प आपको सही आंसर होगा। अब यहाँ पर जो अरावली, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है, उसकी प्रमुख चोटियाँ और उसकी ऊंचाई, जिला और स्थान जो जो महत्वपूर्ण बनी, मुझे लगता है इनमें से प्रश्न पूछा जा सकता है। उन सारे विकल्पों को 8 बिंदुओं को मैंने यहाँ पर आपके लिए रखने का प्रयास किया है। गुरु शिखर की ऊंचाई, जिला अवस्थिति बताई है। शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, आबू, कुंभलगढ़ और धानिया डूंगर, ये 8 जो हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है परीक्षा में, इसलिए इनको यहाँ पर शामिल किया है। 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान की अरावली श्रेणी के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? अरावली श्रेणी के दक्षिणी भागों को क्या कहा जाता है? तो साथियों, बोबाई कहा जाता है या बैराट कहा जाता है, डोरा है या रघुनाथगढ़ है। तो यहाँ पे जो डोरा पर्वत है उसको, दक्षिणी भाग को डोरा पर्वत के नाम से जाना जाता है। और ये जो आबू क्षेत्र के पश्चिम में जालोर तक स्थित पहाड़ियाँ हैं उनको डोरा पर्वत कहा जाता है और 869 किलोमीटर इनकी ऊंचाई है। 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान में पाए जाने वाले संगमरमर तथा उसके प्राप्ति स्थल का कौन सा युग्म सही नहीं है? अब यहां पर साथियों आपको ध्यान रखना है, हाँ, कि एक तरफ संगमरमर का प्रकार है, रंग है, और दूसरी तरफ उसकी अवस्थिति है, अर्थात कहां पर यह संगमरमर पाया जाता है। तो 15वें प्रश्न में पहला विकल्प है हरा संगमरमर उदयपुर और डूंगरपुर में पाया जाता है। तो बिल्कुल सही कथन है, ये उदयपुर में भी पाया जाता है हरा संगमरमर और डूंगरपुर में भी पाया जाता है। सफ़ेद संगमरमर आप अच्छे से जानते हैं, मकराना और राजसमंद दोनों में पाया जाता है और बहुत अच्छी किस्म का मिलता है। काला संगमरमर भैंसलाना जालोर में मिलता है, ये भी विकल्प आपका सही है, लेकिन बादामी संगमरमर जैसलमेर में नहीं पाया जाता, इसलिए 4 नंबर का विकल्प सही हो जाएगा। और बादामी संगमरमर जोधपुर में नहीं पाया जाता, कहाँ पाया जाता है? जोधपुर में पाया जाता है, जैसलमेर में नहीं। तो आपका जो ये आंसर है वो आपको जोधपुर ध्यान रखना है। बादामी संगमरमर जो है वो जोधपुर में पाया जाता है और विकल्प में आपके जैसलमेर दे रखा है, इसलिए ये विकल्प गलत हो गया। अब यहाँ पर कौन से प्रकार का संगमरमर कहाँ पाया जाता है, ये सारा आपका व्याख्या वाले पार्ट में डाल दिया है, आपको PDF मिल जाएगी, उसमें से आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। 16वें प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है, चयन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है, चयन कीजिए। अब ये राजस्थान में किसी भी परीक्षा में यदि कोई क्रांति से संबंधित प्रश्न पूछा है, भूरी क्रांति क्या है, सुनहरी क्या है, रजत क्या है, कृष्ण क्रांति क्या है, सारे प्रश्नों के जवाब इस प्रश्न में आपको मिल जाएंगे। तो भूरी क्रांति खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है, अनाज इत्यादि से। सुनहरी क्रांति जो देसी मुर्गी होती है उसके अंडे से है। रजत क्रांति फार्मी अंडा उत्पादन से है। और काली क्रांति जो है पेट्रोल उत्पादन से है। तेल युक्त काले तिल का उत्पादन यह काली क्रांति से संबंधित नहीं है। 4 नंबर का विकल्प हो गया। और जितनी भी क्रांतियाँ किसी परीक्षा में पूछी गई हैं वो सारी क्रांतियाँ यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। पीली क्रांति तिलहन या सरसों उत्पादन से संबंधित रखती है। लाल क्रांति टमाटर उत्पादन से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पाद से संबंध है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। स्लेटी क्रांति सीमेंट उत्पादन। सुनहरी क्रांति देसी अंडा। गोल क्रांति आलू उत्पादन। इंद्रधनुष क्रांति सभी कृषि उत्पाद। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। भूरी क्रांति खाद्य प्रसंस्करण। रजत क्रांति
फार्मी अंडा उत्पादन, और सुनहरी क्रांति देसी अंडा उत्पादन से संबंधित है। 17वां प्रश्न अति 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 महत्वपूर्ण श्रेणी में आप रख सकते हैं। इसमें 5 विकल्प हैं, पांचों में आपको एक प्रश्न ऐसा जरूर दिखेगा जो आपने किसी न किसी परीक्षा में देखा है। ये पांचों पॉइंट में 5 अलग अलग प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनने वाले हैं। राजस्थान में सूखा एवं अकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं? ये असत्य नहीं है साथियों, ये सत्य है। कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर देखिए, जेम्स टोड ने 11वीं सदी में पड़ने वाले एक भीषण काल का वर्णन किया था। बिल्कुल सही बात है। कर्नल जेम्स टोड जो लेखक हैं, उन्होंने 11वीं सदी में राजस्थान में पड़े एक भीषण काल का विस्तृत विवरण दिया है। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा विकल्प है चालीसा का अकाल 1840 में पड़ा था विक्रम संवत में, और यदि ईस्वी संवत में पूछा जाए तो 1783 आता है। तो दोनों ही विकल्प आपके सही हैं। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट है पंचकाल कब पड़ा था? 1812-13 में। तो ये प्रश्न पूछे गए हैं अलग अलग परीक्षाओं में कि पंचकाल कब पड़ा था, त्रिकाल का काल क्या था, छप्पनिया काल कब पड़ा था, चालीसा का काल कब पड़ा था। ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं साथियों परीक्षाओं में, अलग अलग परीक्षाओं में। तो पंचकाल 1812-13 में पड़ा था और त्रिकाल 1868-69 में पड़ा था। तो ये स्टेटमेंट भी दोनों सही है। और छप्पनिया काल तो आरपीएससी का फेवरेट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो 1899-1900 ईस्वी में जो विक्रम संवत में पूछे तो 1956 रहेगा। तो इसमें पड़िया काल को कहा जाता है, अर्थात 1956 विक्रम संवत या 1899-1900 ईस्वी में पड़ा जो अकाल था उसको छप्पनिया अकाल कहा जाता है। तो विकल्प नंबर 4 सारे विकल्प सही हैं। तो चौथे नंबर का विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। राजस्थान रोड विजन 2025 के अंतर्गत निम्नलिखित में से सड़क विकास का कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? देखिए, रोड विजन 2025 केंद्र सरकार के साथ ही राजस्थान का एक भविष्य को ध्यान में रखते हुए बनाया गया प्रोजेक्ट है, जिसमें सिंचित कमांड क्षेत्रों में सड़क निर्माण करना, विश्व बैंक एवं नाबार्ड द्वारा सड़कें निर्मित करना, सीमा सड़क सुरक्षा संगठन द्वारा निर्मित सड़कें इसमें शामिल हैं। लेकिन राजस्थान रोड विजन 2025 में पर्यटन और धार्मिक स्थलों को की सड़कों से जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए विकल्प नंबर 2 यहाँ पे गलत है और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान में पाए जाने वाले घास के मैदान या चरागाहों को क्या कहा जाता है? तो राजस्थान में जो घास के मैदान हैं उनको बीड कहा जाता है, बीड। अब यहाँ पर विकल्प नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन द्वार क्या है, बुग्याल क्या है, बंजर क्षेत्र क्या है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। राजस्थान में सालर का वन कहाँ पाए जाते हैं? कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है और सालर वन का जो वितरण है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। राजस्थान के 4 ऐसे जिले हैं, अलवर, उदयपुर, सिरोही और अजमेर। अलवर, उदयपुर, सिरोही और अजमेर, ये 4 ऐसे जिले हैं जहाँ सालर वन बहुतायत से मिलते हैं। तो पहले नंबर का विकल्प आपका सही आंसर हो गया। 21वां प्रश्न है साथियों। राजस्थान की जनगणना 2011 के संदर्भ में असत्य विकल्प का चयन कीजिए। राजस्थान की जनगणना के संदर्भ में 2011 के संदर्भ में असत्य विकल्प का आपको चयन करना है। साक्षरता दर 66.1% है, सही है। ग्रामीण लिंगानुपात 933 है, बहुत सामान्य प्रश्न है। न्यूनतम साक्षरता जालोर है, ये भी सही है। न्यूनतम महिला साक्षरता भी जालोर है, तो ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोटा दे रखा है। 4 नंबर का आंसर आपका सही आंसर
हो जाएगा। 22वें प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। राजस्थान के किस प्रदेश में वर्टिसोल्स पाई जाती हैं? राजस्थान के किस प्रदेश में वर्टिसोल्स पाई जाती हैं? तो यहाँ पर मिट्टी के जो प्रकार हैं, वैज्ञानिक प्रकार हैं, उनके सब के बारे में यहाँ पर बता दिया गया है। वर्टिसोल जो मृदा है वो आपके हाड़ौती के क्षेत्र में पाई जाती हैं और ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया था प्रश्न, इसलिए यहाँ पर शामिल किया गया है। धौलपुर करौली में वर्टिसोल नहीं पाई जाती, लेकिन झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा और सवाई माधोपुर, भरतपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़ और बांसवाड़ा का एक छोटा सा हिस्सा ऐसा है जहाँ वर्टिसोल की निचली परत में सघन और बहुत कम पारगम्य स्तर पाया जाता है। 23वें प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान की निम्न में से कौन सी प्रथम सिंचाई परियोजना है जिसमें जल संरक्षण हेतु फव्वारा सिंचाई पद्धति को अपनाया गया है? तो साथियों, ये जो प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर होगा आपको नर्मदा नहर परियोजना। आपको आंसर मार्क करना था, लेकिन यहीं पे इस प्रश्न से हम संतुष्ट नहीं हो सकते। सरदार सरोवर बांध पे ये बांध बना हुआ है। नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नहर जो है वो सरदार सरोवर बांध से पानी का यूज करती है और इस नहर का जो कुल लंबाई है वो 532 है। 458 ये गुजरात में है, केवल 74 किलोमीटर राजस्थान में है। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो आपको ध्यान रखना है, सीलू गांव और 27 मार्च 2008 का दिन। 27 मार्च 2008 को जो सीलू गांव है वहाँ पर नर्मदा नहर का पानी सबसे पहले पहुँचा था और यही वह नहर है जिसमें फव्वारा पद्धति द्वारा सिंचाई प्रणाली को अनिवार्य किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था साथियों। सरदार सरोवर बांध से जो नर्मदा नहर परियोजना निकाली गई है वो। 24वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक तरफ मिट्टी है, मिट्टी का वैज्ञानिक प्रकार है, और दूसरी तरफ वो जिले हैं जहाँ पर ये स्पेसिफिक मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है साथियों, कौन सी मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है उसको आपको चयन करना है। मिट्टी के प्रकार हैं एरिडोसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, वर्टिसोल्स और अल्फीसोल्स। ये 4 प्रकार की मिट्टियों के बारे में कई परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए चारों को शामिल करके एक ही जगह यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया है। देखिए साथियों, एरिडोसोल्स मिट्टी जो पाई जाती है वो आपके चूरू, सीकर और झुंझुनों में पाई जाती है। इंसेप्टिसोल्स जो मिट्टी पाई जाती है वो आपके पाली, सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा में पाई जाती है। फिर इसके बाद में वर्टिसोल्स है वो आपके झालावाड़, बारा, कोटा और नागौर में पाई जाती है। और अल्फीसोल्स जो हैं वो आपके जयपुर, अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर में पाई जाती हैं। इसका मतलब हो गया CABD। CABD पहला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए साथियों, ये एरिडोसोल्स कहाँ पाई जाती हैं, कौन कौन से जिलों में पाई जाती हैं? इंसेप्टिसोल्स, वर्टिसोल्स, अल्फीसोल्स और एंटीसोल। ये 5 प्रकार की मृदाओं के बारे में आपके नोट्स में डाल दिया है। इसको आप अच्छे से पढ़ के जाना और क्षेत्र अच्छे से ध्यान रखना, अन्यथा प्रश्न की गलत होने की संभावनाएं ज़्यादा है। 25वां प्रश्न है। अभी हाल ही में एक परीक्षा हुई है, एग्जैक्टली मैं बता नहीं पाऊँगा कौन सी परीक्षा है, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। बहुत डेप्थ में प्रश्न पूछा है, लेकिन प्रश्न तो परीक्षक की प्रकृति पे निर्भर करता है, वो किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 25वें प्रश्न की तरफ चलते हैं कि राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संभावना कितनी है? तो 13 नदी बेसिन हैं राजस्थान में कुल, और इन 13 नदी बेसिनों में जो 15.86 मिलियन एकड़ फुट पानी इसमें पाया जाता है। 15.86 मिलियन एकड़ फुट, ये इसका मतलब 3 नंबर का विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए साथियों, यहाँ पे
15.86 मिलियन एकड़ फुट आपका यहाँ हो गया। कितना है, कितना राज्य में यूज होता है, कितना प्रतिशत है, भंडारण क्षमता कितनी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी गई हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार रैवरीना मृदा निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? ये प्रश्न साथियों आपके ऊपर छोड़ता हूँ। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है, क्योंकि ये जो 100 प्रश्न है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2023 की टेस्ट सीरीज नंबर 3 में 100 प्रश्न है और वो 100 प्रश्नों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग ये था आपका 1 नंबर का, जिसमें 1 से लेके 25 तक के प्रश्नों को शामिल किया गया है। दूसरा भाग जो होगा उसमें 26 से लेके 50 तक के प्रश्नों को शामिल करेंगे। उसके बाद 51 से लेके 75 तक, और अंतिम भाग में 76 से प्रश्न संख्या 76 से लेके 100 तक के भाग को शामिल किया गया है। क्योंकि ये आपकी डिमांड रहती है कि सर आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, उसको देखने में प्रॉब्लम होती है, तो इसको पार्ट्स में बनाएं। तो आपकी जो सुझाव था उस पर अमल किया है हम लोगों ने। तो एक जो टेस्ट सीरीज है उसको 4 भागों में बांट के आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और ये जो प्रश्न है 26वां प्रश्न का आंसर आपको जरूर उत्तर जो कमेंट सेक्शन है उसमें देना है। यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी सभी सोशल नेटवर्क साइट्स के लिंक मिल जाएंगे। यदि आपको पहले वाले पेपर देखने हैं तो उन पेपर्स की PDF का लिंक भी वहाँ मिल जाएगा। गूगल ड्राइव पे आपको डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेस्ट सीरीज का शेड्यूल क्या है वो आपको मिल जाएगा। जो कुछ भी आपको चाहिए हमारे से संबंधित तो सारा डिस्क्रिप्शन में, सारे प्रश्नों का उत्तर आपके डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस प्रश्न का जवाब जरूर आप दे साथियों। अगले भाग में जो इसी टेस्ट सीरीज का नंबर 3 पेपर का दूसरा भाग है उसमें जल्द हम शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।